हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पीवाईक्यू के बारे में, जिसमें से अपन देख रहे थे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पीवाईक्यू के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। हिस्ट्री अपन ने चला रखी थी, 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं। आज ये तीसरी क्लास है जिसमें से अपन देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के एमसीक्यूज और साथ ही चौहान वंश के पीवाईक्यू अपन देखने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक के अपन पीवाईक्यू देखेंगे साथियों, जो आरपीएससी में आए हुए और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हुए सारे के सारे पीवाईक्यू अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला सवाल आ जाता है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? तो किसने किया था साथियों, याद रखना 1800 की बात आती है। 1800 ईस्वी के अंदर से जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 के अंदर से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। नेक्स्ट आता है साथियों कि अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया? तो राजपूताना का प्रयोग किया जाता है कब? 1800 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व खालिस्तान तक की अवधि के दौरान था। तो कौन सी अवधि तक था? 8वीं सदी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व आपको देखने को मिल जाता है साथियों। कब से कब तक? 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। लेकिन एक इतिहासकार है जिसका नाम है स्मिथ मानता है कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर राजपूत युग कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। तो इस मत के जो प्रतिपादक थे ना साथियों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। अब बात करते हैं, देखो जो राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में कि अलग अलग उन लोगों के अलग अलग मत थे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं, देखो आबू पर्वत या फिर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न है, या फिर उनको बोल सकते हैं अपन अग्निवंशीय कुंड, अग्निवंशीय कुल के बारे में। तो 2 लोग आ जाते हैं जिसके समर्थक कौन कौन से आएंगे? चंद्रभद्राई का एक पृथ्वीराज रासो आ जाता है। इसमें से समर्थक बात करें तो नाम आ जाता है, पहले का नैणसी आता है, दूसरे का बात करें तो सूर्यमल मिश्रण है। ये भी बताते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। दूसरा बात करते हैं अपन, जो प्राचीन क्षत्रियों की संतान है, इसके बारे में बात करें ना साथियों तो जीएच ओझा हैं, और दूसरे का नाम आ जाता है सीबी वेद बताते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें तो सूर्य या फिर चंद्रवंशीय मत के बारे में बात करें तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं और डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं। ये मानते हैं वैदिक आर्यों की जो संतान है वो सीबी वेद मानते हैं। कौन मानते हैं? सीबी वेद मानते हैं साथियों। ब्राह्मण वंशीय मत के बारे में बात करें तो डॉक्टर भंडारकर मानते हैं और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज के बारे में बात करें तो कौन मानते हैं? ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय वो मानते हैं साथियों। ठीक है, और मिश्रित अवधारणा के बारे में बात करें तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय हैं, वो मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियस जाति के वंशज माना है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना, जेम्स टोड के द्वारा माना गया है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आएगा कि ब्रोच गुजर नामक ताम्र पत्थर के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति के किस से जोड़ा जाता है? तो किससे जोड़ा जाता है? कनिंघम से जोड़ा जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। राजपूतों को हुणों की संतान बताया था। तो किसने बताया था राजपूतों को हुणों की संतान? याद रखना, वीएन स्मिथ के द्वारा बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साथियों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है साथियों। पृथ्वीराज रासो है, इस ग्रंथ की जो रचना की जाती है नाम आ जाता है चंद्र बरदाई। क्या नाम आता है? चंद्र बरदाई आ जाता है, इसके द्वारा इसकी रचना होती है। इसके अंदर से क्या बताया गया कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के अंदर से 4 योद्धाओं के अंदर से एक का नाम बात करें तो नाम आ जाता है गुर्जर प्रतिहार, और दूसरा बात करें साथियों तो कौन सा आता है? सोलंकी।
और तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है चाहमान। चाहमान को अपन बोल सकते हैं चौहान भी बोल सकते हैं साथियों। चौहान आ जाता है और एक और आ जाता है परमार, इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? तो यह आ जाता है कवि चंद्र बदराई के अनुसार अग्निकुंड से हुई थी और ये पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो पृथ्वीराज रासो करता है और पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो चंद्र बदराई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ साथियों। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथिकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो चंदेल रहेगा साथियों। अग्निकुंड के बारे में बात करें तो चौहान हो गए, सोलंकी हो गए, परमार हो गए और गुजर प्रतिहार हो गए, इन 4 योद्धाओं का यहाँ से उत्पन्न होता है, चंदेल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथिकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, तो चंदेल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुजर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तो कितने तक किया साथियों, ये याद रखना। गुजर प्रतिहार के बारे में जब चर्चा होती है तो 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इनका जिक्र होता है। कौन सी? 6वीं से 12वीं शताब्दी तक आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं तक दिया गया है, इसमें ये ऑप्शन अपना एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। वैसे देखा जाए तो गुजर प्रतिहारों का जो वंशज है वो 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं तक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 7500 से लेकर 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? तो किसने शासन किया साथियों? प्रतिहारों ने किया। प्रतिहारों का जो शासनकाल था वो 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो किसका रहा था? प्रतिहार वंश का। जब तक कि 12वीं तक का नाम नहीं आता तब तक प्रतिहार ही चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? तो देखो साथियों, नाम बात करें नीलगुंड आ जाता है, नीलगुंड के बाद में दूसरा बात करें तो देवली आ जाता है, देवली के बाद में बात करें तो एक और आ जाता है रामनपुर आता है, रामनपुर के बारे में बात करें तो दूसरा आता है करहाड़। इनके अंदर से क्या कहा गया है कि जो प्रतिहार है उन प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे के सारे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी ना साथियों वो कौन सी थी? वो थी भीनमाल। ठीक है, अब बात करें देखो तो थोड़ा सा अपन राजस्थान के प्रतिहारों के बारे में, तो मंडोर के जो प्रतिहार हैं गुजर प्रतिहारों की जो 26 शाखाएं बताई गई हैं, ये नैन्सी द्वारा लिखा जाता है और इसमें से सबसे जो प्राचीन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम आ जाता है मंडोर के जो प्रतिहार। जोधपुर 873 एवं घटियाला अभिलेख के अंदर सर हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण या फिर जिसको बोल सकते हैं रोहिलादित्य की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी थी, दूसरी थी छत्राणी भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से जो उत्पन्न संतान हुए वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षत्रिय से जो उत्पन्न हुए उनको क्षत्रिय प्रतिहार कहा जाता था। ठीक है, ज़्यादा कोई खास अपन डिस्कस आगे करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रतिहार शासकों में रोहिलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है रोहिलादित्य के नाम से? याद रखना इसका सही आएगा हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो किससे प्रारंभ होती है? रज्जिल से प्रारंभ होती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, मंडोर, ये रहा, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो मंडोर के जो प्रतिहार हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन जो शाखा है वो कौन सी मानी जाती है? तो मंडोर की सबसे प्राचीन मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण भी यही है। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना के कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो कक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो किसके द्वारा की जाती है? नागभट्ट प्रथम के द्वारा की जाती है साथियों। नागभट्ट प्रथम के बारे में बात करें तो नागभट्ट प्रथम है, ये नरभट्ट का पुत्र था। इसने नाहड़ भी कहते हैं, ठीक है। घटियाला शिलालेख के अनुसार बात करें तो नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व राज्य की सीमा का यहाँ पर क्या करता है? विस्तार करता है और मेड़ता को अपनी राजधानी बनाता है। किसको बनाता है? मेड़ता को, ठीक है। आगे बात करते हैं। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। तो प्रारंभिक शासक के बारे में बात करें ना साथियों, तो नाम बताता है नागभट्ट प्रथम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित आ जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था। तो कौन था? नागभट्ट प्रथम था साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला बात करते हैं, वे वत्सराज के पुत्र थे, बात गलत आ जाती है। उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया, ये बात भी गलत आ जाती है। उनकी मृत्यु के बाद में महिपाल और भोजदित्य के बीच उत्तराधिकारी बनने का युद्ध हुआ, ये बात भी यहाँ पर गलत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि तक अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, ये बात यहाँ पर सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। तो उसका नाम कौन आ जाता है साथियों? नागभट्ट प्रथम आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि किस राजा के वंश गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे थे? तो कौन सा जाते हैं? याद रखना, यह आएगा नागभट्ट सेकंड का। नागभट्ट सेकंड का जो शासनकाल रहता है ना साथियों, वो 795 से स्टार्ट होता है और 833 तक इनका शासनकाल चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो नागभट्ट सेकंड रहेगा साथियों। नागभट्ट सेकंड के बारे में बात करें तो प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। उसके समय प्रतिहार उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था, ठीक है। और इनके द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है, परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि धारण की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो किस राजवंश से आ जाता है साथियों? प्रतिहार वंश से माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो किसने किया था स्थापित? ये याद रखना, नागभट्ट सेकंड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह था, तो वो कौन आ जाता है? वो याद रखना, मिहिर भोज के द्वारा यह उपाधि धारण की जाती है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज का जो शासनकाल चलता है ना, वो 836 से लेकर 885 तक इनका शासनकाल चलता है। भोज प्रथम, प्रभास आदि वराह उपाधियां प्राप्त की जाती हैं। ये सारा का सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर से मिहिर भोज है वो प्रथम, उसकी देन मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ साथियों। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? ये दोबारा से आ जाता है ना, देखो ये आ जाता है इसका भोज प्रथम के काल में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है साथियों? धर्म संग्रह है, ये रचना नहीं की जाती है इनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजशेखर किसके दरबार में था? तो राजशेखर किसके दरबार में था साथियों? महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है साथियों? वो आ जाता है प्रभावक चरित्र है, वो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? तो वो कौन था? उसका नाम आ जाता है साथियों राजशेखर, सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों,
प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था, तो नाम आता है उसका राजशेखर। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा शासक गौड़ या फिर बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था, तो कौन सा आएगा साथियों, वो आ जाता है देवपाल था। एक अरबी यात्री आता है जिसका नाम आता है सुलेमान। क्या नाम आता है साथियों, सुलेमान। सुलेमान कब आता है, 851 में मिहिर भोज की कुशल प्रशासन और शक्तिशाली सेना की प्रशंसा भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार राजवंश को सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया था, तो अभी बताया था मैंने सुलेमान के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, 851 ईस्वी के अंदर से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। सुलेमान आ जाता है साथियों। सुलेमान कब आता है, 851 ईस्वी के अंदर से यहाँ पर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुजर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। देखो साथियों, तो नाम आ जाता है, उसका सही नाम रहेगा भरत भट्ट रहेगा। अब देखो गुजर प्रतिहार के बारे में बात करते हैं। देखो कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नाम आ जाता है किसका, नागभट्ट का नाम आएगा साथियों। किसका नाम आएगा, नागभट्ट प्रथम का। नागभट्ट प्रथम है, इसका जो शासनकाल 730 से लेकर 760 तक चलता है। दूसरा जो नाम आ जाता है नागभट्ट द्वितीय आता है, इनका शासनकाल 795 से लेकर 833 तक चलता है। ठीक है, फिर आता है महेंद्रपाल। कौन सा आता है, महेंद्रपाल आता है साथियों। और महेंद्रपाल प्रथम इसको अपन बोल सकते हैं। और महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल है 885 से स्टार्ट होता है और 910 तक चलता है। ठीक है, फिर आ जाता है भोज द्वितीय। कौन आता है, भोज सेकंड आ जाता है। भोज सेकंड का जो शासनकाल है वो 910 से स्टार्ट होता है, 913 तक चलता है। भोज हो गया। और बाद में आता है महिपाल। महिपाल प्रथम आता है। महिपाल प्रथम का जो शासनकाल 914 से स्टार्ट होता है, 943 तक चलता है। कब तक चलता है, 943 तक चलता है। महिपाल के बाद में एक और इसका भाई आ जाता है महेंद्रपाल। कौन आ जाता है, महेंद्रपाल आ जाता है। महेंद्रपाल इसको सेकंड बोल सकते हैं अपन। महेंद्रपाल सेकंड का जो शासनकाल चलता है 945 से स्टार्ट होता है, 948 तक चलता है। ठीक है, महेंद्रपाल हो गया। फिर एक और आ जाता है देवपाल। देवपाल का जो शासनकाल है वो साथियों 948 से स्टार्ट होता है और 949 तक चलता है। फिर आता है त्रिलोचन पाल। कौन सा आता है साथियों, त्रिलोचन पाल आता है। त्रिलोचन पाल, इसका जो शासनकाल चलता है वो आ जाता है 1019 से लेकर 1027 ईस्वी तक चलता है। और एक लास्ट में आ जाता है यशपाल। यशपाल का जो शासनकाल है वो 1036 तक चलता है। ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, गुजर प्रतिहार के शासक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था यशपाल था साथियों। कब बताया था, अभी मैंने 1036 तक बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं, मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालक्रम आपके बारे में बात की गई है। तो देखो कौन कौन सा आता है। सबसे पहले तो सबसे पहले जो आएगा ना वो आएगा रज्जिल। ठीक है, कौन सा आएगा, रज्जिल आएगा। रज्जिल के बाद में आ जाता है नागभट्ट प्रथम आ जाता है। नागभट्ट प्रथम के बाद में बात करें तो साथियों कौन सा आता है, टाटा आता है। और टाटा के बाद में कौन सा आता है, यह आ जाता है बाउक आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, चौथा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और बाउक के बारे में आपको बाद में याद रखना तो ककुक भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो कौन से नहीं थे साथियों, ये आ जाता है, गलत बात आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। तो क्या आता है साथियों, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर ये राजपुरुष है वो लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, गुजर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ शासन करता था। तो कहाँ पर शासन करता था, ये जाता है राजौरगढ़ के अंदर से शासन करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था साथियों। तो किसने लिया था, गुजर प्रतिहारों ने यहाँ पर भाग लिया था। वैसे देखा जाए तो राष्ट्रकूट भी थे। पूर्व में बात करें तो पाल आ जाते हैं। और उत्तर भारत की तरफ अपन बात करें तो गुजर प्रतिहार है वो इनके द्वारा यहाँ पर यह संघर्ष चलता है, लगभग 100 साल तक चलता है। और लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है तो गुजर प्रतिहार वंश का यहाँ पर क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। तो गुजर प्रतिहारों की जो राजधानी थी ना वो थी पीलोमोलो। कौन सी थी, पीलोमोलो भीनमाल। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट आता है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था। तो आ जाता है श्रीमाल, आपको याद रखना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो कहाँ पर सम्मिलित किया साथियों, इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाता है राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। तो किसने पराजित किया साथियों गुर्जरों को, यह याद रखना। इसका जो सही आंसर आ जाता है वो आ जाता है प्रभाकर वर्धन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था। तो वो कौन सा जाता है साथियों, वो आ जाता है ओसिया। ओसिया जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो किसने कराया था, प्रतिहारों के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं, ओसिया के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो वत्सराज प्रतिहार रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिहार शासक खालिस्तान के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और क्वालमाला की रचना हुई थी। तो किसके द्वारा हुई थी साथियों, याद रखना, वत्सराज के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने हस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो वत्सराज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना खत्म हो जाता है कौन सा, गुर्जर प्रतिहार के जितने भी PYQ यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब स्टार्ट होता है कौन सा, चौहान वंश। तो चौहान वंश का पहला सवाल आ जाता है कि किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। तो डॉक्टर भंडारकर के द्वारा माना जाता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पहला बात करते हैं, तो ब्राह्मण वंश से जो मत हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा जाते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जाते हैं और कायम खां राजसो हैं। इनके द्वारा जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों से हुई है। दूसरा बात करते हैं, अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो मत है, जिसमें से पृथ्वीराज राजसो, नैणसी और सूर्यमल मेसन बताते हैं कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है साथियों, अग्निकुंड से हुई है। दूसरा बात करें तो दूसरा मत आ जाता है सूर्यवंशी, जिसमें से पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा हैं, इनके द्वारा ये मानते हैं कि जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो सूर्यवंश से हुई है। दूसरा बात करें तो दूसरा जो मत आ जाता है, जिसको इंद्र के वंशज भी इनको माना जाता है, रायपल का जो सेवाड़ी अभिलेख है उससे पता चलता है। विदेशी मत भी हैं जाते हैं कि जो चौहान है वो विदेशी आ जाते हैं, जिसमें से कर्नल जेम्स टोड कहते हैं और डॉक्टर VN स्मिथ कहते हैं। ये सारे के सारे क्या कहते हैं कि चौहान है वो विदेशी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं कि चौहान की उत्पत्ति अलग अलग चीज़ों से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है। तो कौन आ जाता है साथियों, ये याद रखना, ये आ जाते हैं वासुदेव चौहान को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। तो अजमेरों की जो राजधानी थी, वो चौहानों की जो राजधानी थी वो थी सांबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में खालिस्तान नामक चौहान राजा ने बसाया था। तो किसके द्वारा बसाया गया था, वासुदेव चौहान के द्वारा बसाया जाता है, जिसको यहाँ पर चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो चौहानों की जो राजधानी थी ना, प्रारंभिक जो राजधानी थी ना, वो कौन सी थी, अहिछत्रपुर थी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है साथियों कि किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। तो सपादलक्ष को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अजमेर के चौहानों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से चौहानों के नाम से जाना जाता है, इनको सपादलक्ष के जो चौहान हैं इनके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी। तो वो याद रखना, वो आ जाती है शाकंभरी के चौहानों से इनका संबंध रहता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, गुवक किस वंश का शासक था। तो गुवक के बारे में बात करें ना साथियों, ये आ जाता है चाहमान या फिर चौहान वंश का शासक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जयनायक रचित पृथ्वीराज विजय
में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताना अपने को, तो उस नाम का नाम आ जाता है पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट बात करते हैं, अजमेर का संस्थापक था। तो अजमेर का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन था साथियों? वह जाता है अजयराज के द्वारा अजमेर की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? ये 1113 ईस्वी के अंदर से इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। तो वो किसके संस्थापक थे? वो थे अजमेर के। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? तो अजयराज के जो पिता थे ना वो थे पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट बात करते हैं, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के चलाए, तो वो कौन आ जाता है साथियों? उसका जो सही नाम आएगा अजयराज आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस चौहान शासक को जननायक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राएं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? उसका जो सही आंसर रहेगा वो साथियों अजयराज सेकंड को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में चर्चा हो रही है साथियों। देखो, पहला दे रखा है कि अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, तो वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धार्थ की पुत्री से विवाह किया। ठीक बात आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। ठीक बात आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासन बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? तो वो किसने थी? जगदेव के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया जाता है अर्णोराज के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कटिबंधु या फिर कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव भी मान सकते हो, वो फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो वह विग्रहराज या फिर बिसल देव चौहान के शासनकाल में था। इनका एक संस्कृत में नाटक का नाम आ जाता है हरिकेली नामक नाटक है, वो याद रखना। ठीक है, और इसका जो लेखक आ जाता है ललित विग्रहराज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? तो बिसल देव के नाम से जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि नाटक है ललित विग्रहराज की रचना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? इस नाटक की रचना सौमेंद्र के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। तो हरिकेली क्या जाते हैं? ये एक नाटक है साथियों, और ज़्यादा कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की थी। तो किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की जाती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, किस चाहमान या फिर चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की? थोड़ा सा सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिसलपुर की जो स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की जाती है। वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये टोंक कस्बे के अंदर से आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्खनन करवाया गया था? तो किस में करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में इसको उत्खनन करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है साथियों, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया था? तो किस में किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के समय किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। बिसलदेव या फिर विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको बोल सकते हैं संस्कृत सरस्वती कंठाभरण
पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। इसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ऊपर ऊपर से तुड़वा देता है और तुड़वाने के बाद में उसको 2.5 दिन का झोपड़ा फिर मस्जिद में परिवर्तित करवा देता है। कब करवाता है? 1198 में इसको चेंज करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था, तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ना वो साथियों क्या जाता है, वह जाता है संस्कृत कॉलेज। दूसरा बात करते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है साथियों? अजमेर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो सरस्वती पाठशाला के नाम से इसको जाना जाता था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा था, उसका नाम पहले क्या था? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला था, उसको तोड़वा कर इसमें चेंज करवा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो सोमेश्वर आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध लड़ा गया था, मतलब तराइन का जो द्वितीय युद्ध है किस किस के मध्य लड़ा गया था उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखो साथियों, जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा जाता है। और कब लड़ा गया था? देखो सबसे पहले बात करें तो ये यहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के 2 युद्ध होते हैं। एक तो 1191 में होता है, दूसरा 1192 में होता है। यहाँ पर पहले वाले में क्या करता है कि यहाँ पर गौरी हार जाता है, ये मोहम्मद गौरी है यहाँ पर हार जाता है, और दूसरे वाले में यहाँ पर क्या करता है, वो जीत जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सुल्तान मोहम्मद गौरी का वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 में उसने हार गया? तो कौन आ जाता है? पृथ्वीराज तृतीय आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 युद्ध लड़े गए थे साथियों, एक 1191 का और एक 1192 का। ये दोनों का दोनों युद्ध याद रखना। कौन कौन से थे इनको नाम याद रखना। ये तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध इसको कहा जाता है। दूसरे वाले में पृथ्वीराज तृतीय है वो यहाँ पर हार जाते हैं, पहले वाले में वहाँ पर उनकी जीत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? 1191 में पहला युद्ध लड़ा गया था और यहाँ पर 1192 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था साथियों। किस किस के मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? तो किसने कौन सा बनाया था? ये याद रखना, किला राय पिथौरा का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो दरबारी विद्वान नहीं था, कौन था? सारंगधर नहीं था साथियों। अब बात करते हैं जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो जितने भी विद्वान थे उनके बारे में। एक का नाम आ जाता है चंद्रबरदाई। क्या नाम आता है? चंद्रबरदाई आ जाता है। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है जनार्दन आ जाता है। क्या नाम आ जाता है? जनार्दन आ जाता है। तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है आशाधर आ जाता है। और नेक्स्ट वाले बात करें तो विद्यापति गौड़ आ जाता है। ठीक है, और एक और बात करता आ जाता है विश्व रूप। और नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है पृथ्वी भट्ट। ये सारे के सारे क्या थे? इसके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि के बारे में बात करें ना साथियों तो आ जाता है चंद्रबरदाई आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कदम्बवास या फिर केमवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? थोड़ा सा सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके पटवार में आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो पृथ्वीराज तृतीय रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था। तो मंत्री के बारे में पूछा गया है तो कौन आ जाता है साथियों? कदम्बवास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो किस राजपूत शासक की माता थी ये याद रखना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध खालिस्तान वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। तो कितनी वर्ष की उम्र के अंदर से सिंहासन पर बैठ गए थे वो याद रखना, 11 वर्ष की उम्र के अंदर से सिंहासन पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट आता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। तो चंदेल शासक कौन था? परमादिदेव था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भंडारकों का पूर्णतया दमन निमन में से किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं महोबा। महोबा विजय के बाद में पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? महोबा युद्ध के बाद में तो आ जाता है पुंज राय को नियुक्त किया था। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो चालुक्य शासक के बारे में बात करें तो भीमदेव सेकंड था साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो गोविंदराज था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज हैं। गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना की और 1194 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था तो कौन आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है वाघभट और हमीर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो कब हुई थी ये याद रखना, 1290 के अंदर से होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। रणथंबोर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमीर रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था, तो किस कौन था साथियों? प्रथम बार था वो था जलालुद्दीन। नेक्स्ट बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि उसके बारे में बात करते हैं अपन। रणथंबोर का जो शासक था उसने क्या कर दिया गया साथियों? वहाँ पर विद्रोहियों को शरण दे देता है, इसलिए वो करता है आक्रमण। रणथंबोर का जो शासक था उस समय अमीर था। अमीर के अंदर से बात करें तो जो मंगोल के विद्रोही थे, नाम आ जाता है मोहम्मद शाह और केहबरू, इनको वो क्या करता है? शरण दे देता है। शरण देने के बाद में क्या करता है? और साथ ही जो हमीर है वो क्या करता है? जो राजकर है ना वो देना बंद कर देता है। इससे क्या करता है? जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चिढ़ जाता है। चिढ़ने के बाद में वो क्या करता है? रणथंबोर पर आक्रमण कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो कौन आ जाता है साथियों? इसका जो सही आएगा मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो किन किन के मध्य हुआ था? ये दो लोगों का नाम जरूर याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य होता है। रणथंबोर का युद्ध है ये 1301 के अंदर से होता है। कब होता है? 1301 में होता है साथियों। इधर हमीर चौहान हैं और दूसरी तरफ हैं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य इसमें लड़ा गया था, जिसके अंदर से 1301 के अंदर से जो अलाउद्दीन खिलजी है वो यहाँ पर विजय हासिल कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंबोर पर आक्रमण किया या फिर अधिकार किया? 1301 में अधिकार करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? अमीर था साथियों। और रीजन आपको मैंने बता दिया कि क्यों आक्रमण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अमीर की किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंबोर का पतन त्वरित हुआ था? तो कौन था साथियों? दो इसके सेनापति थे जिनके द्वारा इनकी इसके साथ में गद्दारी की जाती है। नाम आता है रणमल और रतिपाल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो कौन सा जाता है? उसका नाम आता है नुसरत खां को मार दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को किसके अधिकार सौंपता है? तो किसके ना याद रखना आपको, उलगुत खां के नाम सौंपता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो नाम आ जाता है चाचिंग देव को कोई सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, तो वो कौन सा था? नाडोल था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर का जो संस्थापक माना जाता है कीर्तिपाल चौहान माना जाता है। नाडोल शाखा का कब की जाती है? 1181 के अंदर से इसकी यहाँ पर क्या किया जाता है? इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। जालोर पर सोनगरा चौहानों ने
किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो किसको पराजित किया था? परमार वंश को यहाँ पर हराकर यहाँ पर ये चौहान वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो कानड़ देव है ये कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो कौन था साथियों? यहाँ पर अगर बात करें तो नाम आ जाता है कानड़ देव था। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो कौन से में मिलता है साथियों? याद रखना कानड़ देव प्रबंधन में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। खैराबाद है किसको जीता था? याद रखना सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर देता है। अब बात करें, देखो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका जो प्रथम अभियान है वो जालोर अभियान होता है। 1308 के अंदर से वो इसके ऊपर अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद में इसका नाम चेंज कर देता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि सिवाना दुर्ग का जो पतन है वो 1308 में हो जाता है। पूरी डेट आपको याद रखे तो 2 जुलाई 1308 को यहाँ पर क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो यहाँ पर पूर्ण तरीके से अधिकार जमा लेती है, और जमाने के बाद में यहाँ पर एक कमालुद्दीन गुर्ग को ये अधिकार सौंप दिया जाता है, और सौंपने के बाद में इसका जो नाम करता है ना वो खैराबाद कर देता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो कौन से में हुआ था? 1311 में हुआ था साथियों। और जो पहला आक्रमण था वो 1308 में हुआ था, दूसरा आक्रमण था 1311 में हुआ था, जिसको जालोर द्वितीय अभियान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जालोर का पतन हो जाता है। और यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसमें से कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी है वो विजय रहता है, और यहाँ पर जालोर के जो सोनग्रास चौहान का यहाँ पर क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और बाद में जो जालोर विजय के बाद में इसका जो नाम कर दिया जाता है उसको नाम भी याद रखना, नाम आता है जलालाबाद। कौन नाम आता है? जलालाबाद आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नया नाम किया था, तो नाम क्या था? जलालाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत किया? तो किसका अंत किया था? सोनग्रा चौहान का यहाँ पर अंत कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। सबसे पहले बात करते हैं रणथंबोर। रणथंबोर के बारे में बात होती है तो 1301 में होती है। कब होती है? रणथंबोर। रणथंबोर विजय है वो 1301 में हुई साथियों। दूसरा बात करें तो दूसरा जाता है चित्तौड़गढ़ वाला, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ कब हुई? 1303 में होती है। दूसरा बात करें तो सिवाना, सिवाना कौन सी बतानी है? 1308 में आपको बतानी है। और जालोर, जालोर के अंदर से बात करें तो 1311। ये आपका आप इसको कालक्रम में जमा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? अपना पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब साथियों जो चौहान वंश है उसमें जो कालक्रम है वासुदेव चौहान के बाद में गुबक, फिर विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज तृतीय, और फिर आते हैं पृथ्वीराज प्रथम आते हैं, और बाद में आते हैं अजयराज। तो अजयराज के बारे में बात करें तो अजयराज का जो शासनकाल है वो 1113 से 1130 तक चलता है। अर्णोराज के बारे में बात करें तो 1133 से 1155 तक चलता है। विग्रहराज के बारे में बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ यहाँ पर दे रखा है। तो विग्रहराज का जो चतुर्थ का जो शासनकाल है वो 1158 से चलता है साथियों, 1158 से 1163 तक चलता है। फिर बात करते हैं किसके बारे में? नाम आ जाता है सोमेश्वर, या फिर बोल सकते हो, या फिर दूसरा बात करते हैं अपन पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल है वो 1177 से लेकर 1192 तक चलता है साथियों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों ये वाला रहेगा। सबसे पहले कौन आएगा? विग्रहराज आएगा। विग्रहराज के बाद में बात करें तो पृथ्वीराज सेकंड आएगा। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सोमेश्वर आएगा, और सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज सेकंड थर्ड आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम व्यवस्थित करना है अपने को। पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज के बारे में बात की गई है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो सबसे पहले बात करें तो पृथ्वीराज आ गया, फिर अजयराज आ जाता है, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज। ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चौहान राजवंश के शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो कौन कौन आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, नाम आ जाता है किनका? यहाँ पर अर्णोराज का आएगा। अर्णोराज से पहले बात करते तो कौन आ जाता है? अजयराज आ जाते हैं। अजयराज के बाद में तीसरा नंबर पर अर्णोराज आ जाते हैं। अर्णोराज आ गया। अर्णोराज के बाद में पृथ्वीराज थर्ड आ जाते हैं, और फिर विग्रहराज चतुर्थ आते हैं। ऑप्शन नंबर
आपका कौन सा सही रहेगा। यहाँ पर देखो, इसमें जो चेंज करना, देखो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। यहाँ पर आ जाता है कौन, यहाँ पर आएगा अर्णोराज, 1 नंबर आ गया। फिर बात करते हैं, अर्णोराज से पहले अजयराज आएगा, अजयराज इधर आ जाता है। दूसरे नंबर पर अर्णोराज आएगा, तीसरे नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ आएगा, और चौथे नंबर पर ये तीसरे पर ये आएगा। तीसरे पे ये है, चौथे पे ये आ जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि चौहान शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। दोबारा से वैसा का वैसा क्वेश्चन आ जाता है, तो जिसके अंदर से देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर चामुंड राज पहले आ जाता है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा आएगा दुर्लभ राज, थर्ड आ जाता है। दुर्लभ राज के बाद में बात करें ना साथियों, तो तीसरा कौन सा आएगा, विग्रह राज थर्ड आएगा, ये तीसरा आ गया, और चौथा ये आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटा राज्य का संस्थापक था। तो कोटा राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, माधो सिंह को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो कोटिया भील के नाम पर रखा गया था। तो भील शासक कोटिया के नाम पर इसका रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो झालावाड़ राज्य की जो स्थापना होती है वो 1838 के अंदर से होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी। तो किसकी सहायता की थी, जालिम सिंह की सहायता की थी साथियों। दूसरा बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था। तो हुंजा नामक जो घोड़ा था ना साथियों, वो बूंदी के उमेद सिंह का था। नेक्स्ट बात करते हैं, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, वह कोटा राज्य का शासक था। नहीं है वो पूछा गया है, देखो यहाँ पर। तो ये कोटा राज्य का जो शासक था वो कब से कब तक था, ये भी याद रखना। ये इसका जो शासनकाल है वो 1769 से स्टार्ट होता है और 1823 तक चलता है। 1817 के बारे में अपन बात करें ना, तो 1817 के अंदर से जो कोटा का जो शासक था वो राव उमेद सिंह के समय जालिम सिंह झाला कोटा राज्य का प्रशासक नियुक्त था। ठीक है। तो ये यहाँ पर सही आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, चौहान वंश के संस्थापक सहमल की राजधानी कौन सी थी। तो कौन सी थी साथियों, सहमल की वो थी अचलगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। तो कौन सी नहीं है साथियों, हरीश चरित्र आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में अपनी ये क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।